इस बार कस्बे में ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। हवा बदन से टकराती तो ऐसा लगता मानो सैकड़ों सुइयां एक साथ चुभ रही हों। घना कोहरा धीरे धीरे चारों तरफ फैलकर हर चीज को अपने अंदर समेटता जा रहा था। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कन तक कानों में गूंजने लगी। सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उस खामोशी के भीतर एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह रात अपने भीतर कोई रहस्यमयी कहानी छुपाए बैठी हो। रोज की तरह उस दिन भी दिन भर का काम निपटाकर हम पीपल वाले चबूतरे पर जमा थे। आग जल रही थी, फिर भी ठंड ऐसी थी कि बदन के आर पार उतरती जा रही थी। यह तो रोज का नाटक शुरू हो गया है। शाम होते ही बत्ती गुल हो जाती है, रोज रोज। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ठंड तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। भाई, इस साल की ठंड तो हद से ज्यादा पड़ रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे माघ महीने का पाला अभी से उतर आया हो। सच कह रहा है तू। सुबह बैलगाड़ी निकालते वक्त हाथ ऐसे सुन्न पड़ जाते हैं जैसे उनमें जान ही बाकी न रही हो। मुझे तो ठंड से ज्यादा उस बात की चिंता है जो मोहन ने कल रात बताई थी। कौन सी बात? क्या इतनी डरावनी थी कि आज तक चैन नहीं मिल रहा? अरे ध्यान से सुन। मोहन ने कहा कि कल रात नदी के किनारे कुछ अजीब घूम रहा था। अजीब? कैसी अजीब चीज? एक औरत, लेकिन अकेली नहीं। उसका चेहरा कोई नहीं देख पाया, पर उसके कदमों की आहट ही दिल दहलाने वाली थी। मोहन तो डर से कांपते कांपते भागा। हवा और ठंड और तेज हो गई थी। आग की लपटें भी जैसे डर के मारे कांप रही हों। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और चारों तरफ का सन्नाटा और गहरा हो गया। तभी राजू धीरे से बोला, तुम लोग इतने शांत क्यों हो गए? अरे यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इतनी ठंड में डराने का मजा ही कुछ और है। अरे यार राजू, तू भी ना, कहीं भी कभी भी मजाक करने की आदत तेरी अब तक गई नहीं। अरे यार, मैं तो बस माहौल को थोड़ा और पेचीदा बनाना चाहता था। तुम सब ठंड की बातें कर रहे थे तो सोचा थोड़ा मजाक कर दूं। तीनों हंसी मजाक में मशगूल थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज रात उनके साथ क्या होने वाला है। और देखो यार, इतनी रात हो गई लेकिन रामू काका अभी तक नहीं आए। उनके बिना तो चबूतरे की रौनक ही अधूरी है। तभी धुंध के बीच से दूर एक अस्पष्ट आकृति उभरती दिखाई दी। धीरे धीरे, मानो कोहरा खुद किसी को हमारी ओर धकेल रहा हो। अरे देखो, लगता है काका आ रहे हैं। सबकी निगाहें उसी दिशा में टिक गईं। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे आकृति करीब आई, पहचान साफ हो गई। वह और कोई नहीं बल्कि हमारे गांव के किस्से सुनाने वाले रामू काका थे। रामू काका बिना एक शब्द बोले चबूतरे पर आए। धीरे धीरे चलते हुए आग के बिल्कुल पास बैठ गए। उनका चेहरा कुछ बुझा बुझा सा था, जैसे आज वह कुछ ऐसा लेकर आए हों जो सीधे दिल के भीतर उतर जाए। काका, आज तो आप बड़ी देर से आए। हम सब तो बस आपका इंतजार ही कर रहे थे। कहीं बाहर ही फंस गए थे या खेतों में काम ज्यादा लग गया? अरे अमन बेटा, तुम्हें तो पता है ना, मैं घर पर अकेला रहता हूँ। आज खेत से लेट आया और खाना बनाने में टाइम का पता ही नहीं चला, और ऊपर से यह ठंड हड्डियों तक उतर रही है। काका, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। बेटा बोलो, क्या बात है? काका, आप इस गांव में इतने सालों से रह रहे हैं, फिर आपका कोई परिवार या रिश्तेदार क्यों नहीं है? आप घर पर अकेले रहते हैं। आपने कभी किसी अपनों का जिक्र तक नहीं किया। रामू काका कुछ देर गहरी सोच में डूब गए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और चारों तरफ सन्नाटा ऐसा छा गया जैसे हर आवाज भी दब गई हो। कुछ पल बाद उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बेटा, मुझे लगता है अब तुम सबको सच जानने का टाइम आ गया है, लेकिन मेरी ये कहानी जानने से पहले तुम्हें मेरे एक दोस्त की कहानी जाननी पड़ेगी। हाँ रामू काका, आप अपने दोस्त की कहानी बताइए। आपकी हर एक कहानी हमें बहुत अच्छी लगती है। देखो बेटा, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। एक वो जो दुनिया को दिखता है, और दूसरा वो जो उस घटना के साथ दफन हो जाता है। लोग कहते हैं कि काला वन शापित है, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि इसे शाप किसने दिया। आज जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वह मेरे दोस्त किशन की अपबीती है। यह कहानी सिर्फ डर की नहीं है, बल्कि एक ऐसे अधूरे सच की है जो सालों तक उस जंगल में भटकता रहा। किशन शहर में काम करता था और महीनों बाद अपने गांव लौट रहा था। रास्ते की आखिरी बस अचानक खराब हो गई। सूरज ढल चुका था
और आसमान पर घने काले बादलों का डेरा था। गांव पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, काला वन के बीच से गुजरने वाली वह सुनसान पगडंडी। किस्मत भी आज ही खराब होनी थी। अगर रुक गया तो रात यहीं बीत जाएगी, और अगर चला तो यह जंगल। लोग कहते हैं यहां रास्तों का पता ही नहीं चलता। किशन ने अपनी पुरानी लोहे की टॉर्च जलाई। उसकी मध्यम रोशनी पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयों को और भी भयानक बना रही थी। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर बढ़ा, पक्षियों की चहचहाहट अचानक बंद हो गई और उसकी जगह ले ली एक गहरी भारी खामोशी ने। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो। किशन एकदम से रुक गया। उसने टॉर्च पीछे घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ पुराने बरगद के पेड़ अपनी जटाओं को फैलाए खड़े थे, जैसे किसी को निगाह में पकड़ रहे हों। किशन के माथे पर पसीना आ गया, जबकि हवा इतनी बर्फीली थी कि हड्डियां कांप उठीं। ये क्या कोई नहीं है? शायद मेरा भ्रम होगा। जितना जल्दी हो सके मुझे गांव पहुंच जाना चाहिए। यहां पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। चलते चलते करीब 1 घंटा बीत गया। किशन को महसूस हुआ कि शायद वह रास्ता भटक गया है। तभी दूर धुंध के बीच एक मंद रोशनी चमकती नजर आई। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा वहां एक बहुत पुराना पत्थरों से बना कुआं था। कुएं के पास एक छोटी सी आग जल रही थी और उसके किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल सफेद थे और वह आग में धीरे धीरे लकड़ियां डाल रही थी। राम राम माई, मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या यह रास्ता विशालपुर की तरफ जाता है? रास्ते भटकते नहीं हैं बेटा, रास्तों को भटकाया जाता है। तू उस वक्त यहाँ आया है जब यह जंगल अपना हिसाब मांग रहा था। हिसाब? कैसा हिसाब माई? मैं तो बस अपने घर जा रहा हूँ। देख उस कुएं को। क्या तुझे वहां से कोई आवाजें सुनाई देती है? किशन ने अनचाहे मन से कुएं की तरफ अपनी टॉर्च की रोशनी डाली। कुएं का पानी काला और स्थिर था, जैसे किसी ने उसे रात भर सोते रहने दिया हो। लेकिन जैसे जैसे वह पास गया, उसे पानी के भीतर से किसी के बुदबुदाने जैसी आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत गहराई से मदद के लिए पुकार रहा हो। कुछ साल पहले यहाँ एक हंसता खेलता परिवार रहता था। इस जंगल की जमीन को हड़पने के लिए गांव के रसूखदारों ने उनकी झोपड़ी जला दी। कहते हैं कि माँ बाप और उनकी मासूम बेटी इसी कुएं में कूद गए। पुलिस आई, जांच हुई और फाइल बंद हो गई। दुनिया ने कहा आत्महत्या थी, लेकिन क्या यह पूरा सच था? तो सच क्या है माई? सच यह है कि वे कूदे नहीं थे, उन्हें बांधकर फेंका गया था। और सबसे दुख की बात यह है कि उस रात एक शख्स वहां खड़ा सब देख रहा था। उसने शोर नहीं मचाया, उसने मदद नहीं की। वह गवाह आज भी जिंदा है, लेकिन उसका सच अधूरा है। ये देखो, इस ताबीज को, ये उस छोटी बच्ची का है। किशन उस ताबीज को गौर से देखने लगा। अचानक एक तेज हवा चली और बूढ़ी औरत के पास जल रही आग बुझ गई। पूरी जगह घने अंधेरे में डूब गई। किशन घबराकर टॉर्च जला रहा था, लेकिन अब वहां कोई बूढ़ी औरत नहीं थी। सिर्फ कुएं के पास एक पुराना खून से सना हुआ दुपट्टा पड़ा था। किशन पागलों की तरह भागने लगा। उसके चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों हाथ कुएं से निकलकर उसे खींच रहे हों। किशन पसीने से लथपथ था। वह जंगल की पगडंडी पर गिरता पड़ता भाग रहा था। पीछे से आ रही वे सिसकियां अब चीखों में बदल चुकी थीं। भागते भागते वह जंगल के उस पुराने सरकारी डाक बंगले के पास पहुंचा, जो अब लगभग खंडहर बन चुका था। बरामदे में एक लालटेन जल रही थी और एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा था, जैसे वह भी किसी भयानक घटना का गवाह। चाचा, मेरी जान बचाइए। वह कुआं, वह बुढ़िया, वह सब मुझे पकड़ लेंगे। घर के अंदर चलो, जल्दी बैठो बेटा, सांस ले लो। इस जंगल में जो एक बार उस कुएं तक पहुंच गया, वह वापस इतनी आसानी से नहीं आता। तुमने वहां क्या देखा? उसने कहा कि वहां कोई कत्ल हुआ था। कोई गवाह था जिसने सब देखा था, लेकिन चुप रहा। चाचा, वह बूढ़ी औरत कौन थी? बूढ़े आदमी ने गहराई से बताना चालू करता है। उसने आधा सच ही बताया तुम्हें। सच तो यह है कि उस रात गवाह एक नहीं, 2 थे। एक वह जिसने डर के मारे कुछ नहीं बोला, और दूसरा वह जिसने उन कातिलों को रास्ता दिखाया था। किशन के गले में थूक सूख गया। उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है और चारों तरफ की हवा मानो जमी हुई हो। आप ये सब कैसे जानते हैं? क्योंकि उस रात जो छोटी बच्ची उस कुएं में फेंकी गई थी, उसका ताबीज आज भी मेरे पास है। वह ताबीज
जो उसके गले से खींच लिया गया था ताकि उसे बेचा जा सके। बूढ़े ने अपनी जेब से एक पुराना काला पड़ चुका चांदी का ताबीज निकाला। उसे देखते ही किशन की चीख निकल गई। वह वही ताबीज था जो उस बूढ़ी औरत ने जंगल में किशन को दिखाया था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि ताबीज पर लगा धागा अभी भी गीला था, जैसे उसे अभी अभी किसी के गले से उतारा गया हो। किशन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहां इत्तेफाक से आए हो? बस की बस खराब होना, रास्ता भटकना, बूढ़ी औरत से मिलना, क्या यह सब तुम्हें अजीब नहीं लगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो यहाँ सालों बाद आया हूँ। झूठ! अपने सीने पर हाथ रखकर देख। उस ताबीज के पीछे एक नाम लिखा है, रामदीन। वह नाम तुम्हारे दादा का था। उस रात कातिलों को रास्ता दिखाने वाला कोई और नहीं, तुम्हारे ही खानदान का खून था। किशन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अचानक अपने शरीर पर वही भारीपन महसूस होने लगा जो कुएं के पास महसूस हुआ था। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसे लगा कि उसके चारों तरफ वही साए खड़े हैं जो अब गायब होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नहीं, ये सब झूठ है। मेरे दादा ऐसे नहीं थे। तो फिर ये देखो। बूढ़े ने लालटेन किशन के चेहरे के पास उठाई। लालटेन की हल्की रोशनी में किशन ने देखा, उसकी अपनी परछाई दीवार पर नहीं बन रही थी। वह हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी टॉर्च अपने हाथ पर जलाई, लेकिन रोशनी उसके हाथ के पार होकर चली गई, मानो उसे छू ही न पा रही हो। पूरा सच यह है किशन कि बस दुर्घटना में कोई नहीं बचा था। तुम उस कुएं तक पहुंचे ही नहीं थे। तुम तो उस बस के साथ ही खाई में गिर गए थे। और वह बूढ़ी औरत, वह तुम्हें डरा नहीं रही थी। वह तुम्हें उस कुएं के रास्ते पार ले जाने आई थी ताकि तुम्हें तुम्हारे दादा के पापों की सजा मिल सके। रामू काका ने कहानी अचानक रोक दी। उन्होंने अपनी चिलम बुझाई और धीरे धीरे खड़े हो गए। अमन, राजू और भोला, तीनों की सांसें जैसे थम सी गई थीं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और केवल उनकी धड़कनों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। फिर किशन का क्या हुआ काका? क्या किशन वह मर गया था? किशन की लाश उस खाई में कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं वह आज भी काला वन में उस बूढ़ी औरत के साथ आग तापता है, अपना पूरा सच ढूंढने की कोशिश में। लेकिन काका, आपको यह सब कैसे पता? आप तो कह रहे थे कि वह आपका दोस्त था। रामू काका ने हल्की सी मुस्कान दी, पर उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने कुर्ते की जेब से एक पुराना काला पड़ चुका चांदी का ताबीज निकाला और मेज पर रख दिया। वही ताबीज जिस पर साफ साफ लिखा था, रामदीन। क्योंकि उस रात उस डाक बंगले में बैठा वह आदमी मैं ही था, और किशन, वह आज भी मेरे पीछे खड़ा है। जैसे ही रामू काका ने यह कहा, चबूतरे में ठंडक छा गई। तीनों लड़कों ने देखा कि रामू काका के पीछे वही किशन हवा में तैर रहा है। अगले ही पल रामू काका और वह साया दोनों गायब थे। मेज पर सिर्फ वह ताबीज पड़ा था जो अभी भी गीला था। क्या यह सच में हो रहा है या मैं कोई सपना देख रहा हूं? विशालपुर गांव की उस रात का सन्नाटा अब और भी गहरा हो गया था। चौपाल पर रखा वह ताबीज मध्यम रोशनी में चमक रहा था। अमन, राजू और भोला अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहे थे। रामू काका और वह साया अचानक गायब हो चुके थे, लेकिन उनकी आवाजें अब भी हवा में तैर रही थी। अमन ने कांपते हाथों से उस मेज पर रखे ताबीज को उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस ठंडी चांदी को छुआ, उसे एक बिजली का झटका लगा। अचानक पूरा गांव एक ऐसे घने अंधेरे में डूब गया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। अमन, उसे छोड़ दे। ये ताबीज शापित है। रामू काका, वो क्या थे? वो इंसान थे या? चुप कर राजू, देख, ताबीज से रोशनी निकल रही है। उस ताबीज के भीतर से अचानक एक नीली डरावनी रोशनी फूटने लगी। उस रोशनी में उन्हें चौपाल के बीचों बीच रामू काका और किशन फिर से दिखाई देने लगे, लेकिन इस बार वे ठोस नहीं थे। वे किसी फिल्म के दृश्यों की तरह धुंधले, अस्पष्ट और असलियत से दूर थे। यह एक अतीत का साया था जो ताबीज उन्हें दिखा रहा था। लड़कों ने देखा कि रामू काका जवान दिनों में और किशन एक साथ उसी डाक बंगले में खड़े हैं, लेकिन वहां एक तीसरा आदमी भी था, रामदीन, यानी किशन के दादा। रामू, किशन, तुम दोनों ने उस परिवार को मरते देखा है। अगर किसी को बताया तो तुम दोनों का अंजाम भी वही होगा। यह ताबीज गवाह है कि अब तुम भी इस पाप के हिस्सेदार हो। नहीं दादा, मैं ये सच नहीं छुपाऊंगा।
मैं पुलिस को सब बताऊंगा। तभी किशन भागने की कोशिश करता है और रामदीन उसे रोकने के लिए धक्का देता है। किशन का सिर डाक बंगले के पत्थर से टकराता है। रामू काका डर के मारे वहीं खड़ा रह जाता है। किशन मरता नहीं है, पर वह अधमरा हो जाता है। तभी वही काला वन की बुढ़िया वहां प्रकट होती है। रामू, तूने सच का साथ नहीं दिया। तूने दोस्ती से ज्यादा अपने डर को चुना। अब तू न जी पाएगा न मर पाएगा। तू इस अधूरे सच का चौकीदार बनकर यहीं रहेगा जब तक किशन को उसका न्याय नहीं मिल जाता। अचानक वह दृश्य खत्म हो गया। सब पहले जैसा हो गया वापस। रामू काका फिर से वहीं अपने जगह पर खड़े थे, लेकिन अब वो जिंदा नहीं थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बच्चों, मैं कोई इंसान नहीं हूं। मैं उस रात के बाद से एक जिंदा लाश की तरह इस गांव का बोझ ढो रहा हूं। बुढ़िया ने मुझे श्राप दिया था कि जब तक मैं 3 ऐसे मासूमों को यह कहानी नहीं सुना देता जो इस ताबीज को छूने की हिम्मत करें, तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो क्या हम वो 3 मासूम हैं? हाँ, इस ताबीज को छूकर तुमने उस सच को स्वीकार कर लिया है। अब किशन की रूह को शांति मिलेगी और मेरी सजा भी खत्म होगी। लेकिन याद रखना, विशालपुर के जंगल में अब भी एक सच और दफन है। रामू काका ने ताबीज अमन के हाथ से लिया और उसे अपने गले से लगा लिया। किशन का साया उनके पास आया और इस बार वह डरावना नहीं था। उसने रामू का हाथ पकड़ा। चलो दोस्त, अब वक्त हो गया है। दोनों साए आसमान की ओर उठने लगे और देखते ही देखते ओझल हो गए। चौपाल पर अब शांति थी, लेकिन तभी राजू की नजर उस मेज पर पड़ी। रामू काका तो चले गए थे, लेकिन वहां 3 नए ताबीज रखे हुए थे। ये 3 ताबीज यहां कैसे आए? वह कुछ समझ पाते उसी वक्त अचानक हवा में वही बुढ़िया की आवाज गूंजी। इंसाफ कभी खत्म नहीं होता। एक गवाह गया तो 3 नए गवाह तैयार हुए हैं। अब इस गांव के हर राज की हिफाजत तुम तीनों को करनी होगी। लड़कों ने अपने हाथों की तरफ देखा। उनके हाथों पर वही नीले निशान बन चुके थे जो रामू काका के हाथों पर थे। वे अब केवल गांव के लड़के नहीं थे, वे काले वन के नए पहरेदार बन चुके थे। वह आवाज बंद हो गई। उनकी आंखों में अब वह बचपना नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। वे जानते थे कि अब हर रात जब बत्ती गुल होगी, उन्हें उस चौपाल पर बैठना होगा, नई कहानियां सुनाने के लिए और नए अधूरे सच को पूरा करने के लिए। हर कहानी का अंत नहीं होता। कुछ सच अधूरे रह जाते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए नए गवाह पैदा होते हैं। अगर आप भी ऐसे अधूरे सच की कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।